नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलनों के अंतर्गत नए चैप्टर में आप सभी का दोबारा स्वागत है। ये क्रांतिकारी आंदोलनों का दूसरा वीडियो है जिसमें हम बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों की बात करेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था, भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को हम दो चरणों में बांट सकते हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में भारत में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों की हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम पहला वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। अपने तीसरे वीडियो में हम पंजाब और दिल्ली के क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित एक प्रश्न आपसे बहुत चर्चित है, पूछा जाता है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत किस संस्था ने की थी? तो आपको आंसर देना है भद्रलोक समाज। ये पहला संस्थान है जिसने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत की है। इस संस्था से ही जुड़े हुए दो लोग थे, एक व्यक्ति थे वारिंद्र घोष और दूसरे आपके भूपेंद्र नाथ दत्त। वारिंद्र घोष का तस्वीर ये है, ये आपके अरविंद घोष के भाई हैं, जबकि भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई हैं। दोनों ने मिलकर 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला था, जो साप्ताहिक था, और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। इसी समाचार पत्र के द्वारा एक दिया गया स्टेटमेंट है जो काफी चर्चित है। होता यह है कि 1906 में बारी साल सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन होने के परिणाम स्वरूप जो किसान हैं वो इससे नाराज होते हैं। नाराज होकर के बारिसाल नामक स्थान पर एक सम्मेलन करते हैं। इस सम्मेलन के दौरान अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया था? लाठीचार्ज कर दिया था। लाठीचार्ज कर दिया था, इस बात से नाराज होकर के इस पत्र ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसको आपको तैयार करना है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किस समाचार पत्र के द्वारा दिया जाता है। वारिंद्र घोष ने कुछ किताबें लिखी हुई हैं, ये बहुत चर्चित हैं और पीसेस में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इन किताबों के नाम, उनके लेखक, साथ ही साथ इनके कथानक के बारे में भी पूछा जाता है, इनमें किस चीज का वर्णन किया गया है, यहाँ से भी प्रश्न रखे जाते हैं। पहली किताब है 20वीं सदी का आनंद मठ, कहलाती है भवानी मंदिर, 1905 में लिखी जाती है। 20वीं सदी का आनंद मठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख चुके हैं आनंद मठ, एक किताब के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। राजनीतिक धार्मिक आंदोलन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी थी और आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। और जिस तरह से ये 1763 के आसपास सन्यासी विद्रोह चलता है, तो 18वीं सदी में जिस तरह से क्रांतिकारी आंदोलनों की प्रमुख जो पुस्तक थी वो आनंद मठ थी, उसी तरह से 20वीं सदी में जो क्रांतिकारी आंदोलनों की जो प्रमुख पुस्तक है वो भवानी मंदिर है। इसी कारण से इसे 20वीं सदी का आनंद मठ कहा जाता है। इसमें नवयुवकों को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति के नियम, रूल ऑफ मॉडर्न वेलफेयर, 1907 में इन्होंने लिखी थी। इसमें विस्फोटकों को छिपाए जाने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया है, किस तरह से क्रांतिकारियों को अपने विस्फोटकों को छुपा करके रखना है। तीसरी पुस्तक है मुक्ति कौन पाथे, ये बांग्ला लैंग्वेज में है, मुक्ति कौन पाथे। पाथे का मतलब यहाँ पर रास्ता से है, हिंदी में इसको मुक्ति किस मार्ग से कहा जाएगा, ये भी 1907 में लिखी गई है। और इस पुस्तक में याचना की गई है, या प्रेयर कह सकते हैं। किन लोगों से प्रेयर की गई है? भारतीय जो सैनिक थे उनसे प्रेयर की गई है कि वो अपने हथियार हैं भारतीय क्रांतिकारियों को सौंप दे, और इस तरह से हम क्रांति को तीव्र कर सकते हैं और भारत की विजय हो सकती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस पुस्तक में सैनिकों के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार दिए जाने की अपील की जाती है। अब कुछ बंगाल की छोटी छोटी संस्थाएं क्रांतिकारी, वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहली संस्था अनुशीलन समिति 1907 में प्रमथनाथ मित्रा के द्वारा स्थापित की जाती है। ये प्रमथनाथ मित्रा है। इनका उद्देश्य पूछा जाएगा, किस संस्था का उद्देश्य खून के बदले खून था? तो आपको अनुशीलन समिति बताना है। बाद में 1908 को इसको गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह से एक अन्य संस्था है ढाका अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति है और ये ढाका अनुशीलन समिति है, दोनों का टाइम पीरियड एक ही है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है। ये प्रमथनाथ मित्रा की है अनुशीलन समिति, और ये ढाका अनुशीलन समिति आपके पुलिन बिहारी दास की। ये पुलिन बिहारी दास का तस्वीर है। एक तीसरी समिति है आत्मोन्नति समिति, विपिन बिहारी गांगुली की है। ये विपिन बिहारी गांगुली का हालांकि चित्र नहीं है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बांग्ला तथा महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी आंदोलन है उनको जोड़ने का काम करना था। इस काम के लिए इन्होंने सखाराम गणेश देउस्कर, ये तस्वीर उन्हीं का है, को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। यानी इनको दोनों भाषाओं की जानकारी थी, ये बांग्ला भी जानते थे और मराठी भी जानते थे, दोनों की सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है
भाषाई समाधान के लिए आत्मोन्नति समिति ने किस व्यक्ति को अपॉइंट किया था? आपको शाखाराम गणेश देउस्कर का नाम बता देना है। एक अन्य संस्था थी चौथी मणिक तल्ला पार्टी, जिसको बारिंद्र कुमार घोष ने स्थापित किया था। इस संस्था के द्वारा कुछ घटनाएं की जाती हैं। सबसे पहला घटनाक्रम है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र 1908 का, दूसरा है अलीपुर या मणिक तल्ला षड्यंत्र। तो दोनों के बारे में चलिए बात करते हैं डिटेल से। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र 1908 आपको याद होगा, हमने मजदूर संघ आंदोलन वाले वीडियो में आपको बताया था कि 1908 में 4 संस्थाएं होती हैं और चारों संस्थाओं ने मिल करके देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल संपादित की होती है। किस लिए की होती है? क्योंकि इसी दंगे का सपोर्ट कर दिया था तिलक जी ने अपने केसरी नामक समाचार पत्र में। मुजफ्फरपुर हत्याकांड की उन्होंने खुशी मनाई थी और इसी वजह से पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल हो जाती है। तो उसी पर हमें बात करना है। भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति को सरकार ने जब्त कर लिया था। दोनों पुस्तकें भी आपने पढ़ी हैं। किसने निर्देश दिया था? न्यायाधीश किंग्सफोर्ड ने इनको जब्त करने का निर्देश दिया था। इसी बात से नाखुश होकर के मुजफ्फरपुर जिले के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उन पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंक दिए। जब दोनों ने बम फेंका, लेकिन वास्तव में वो काम सफल नहीं हो पाया और किंग्सफोर्ड की बजाय मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी मारी गई। मिस्टर कैनेडी एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय क्रांतिकारियों से अपना लगाव रखते थे और उनका सपोर्ट करते थे, लेकिन उल्टा हो जाता है काम। वही उन्हीं की जो पत्नी है, बेटी है, वही मारी जाती है कार में। इस घटना को कैनेडी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है और ये बिहार की भूमि में होने वाला प्रथम क्रांतिकारी घटना थी। जब ऐसी घटना हो जाती है तो प्रफुल्ल चाकी का तस्वीर है। प्रफुल्ल चाकी ने अपनी आत्महत्या कर ली वहीं पर, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये प्रफुल्ल चाकी की तस्वीर है, उनको किस तरह से गले से बांध करके लटकाया गया है। 19 साल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। ये खुदीराम बोस की तस्वीर है और ये भारत के सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। दूसरा हमारे घटनाक्रम की बात करते हैं अलीपुर या मणिक तल्ला षड्यंत्र की। 1908 में अलीपुर जो नगर था उसी को मणिक तल्ला नगर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर हेमचंद्र कानूनगो, ये उनका तस्वीर है, हेमचंद्र कानूनगो पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था इन्होंने और 1908 में कलकत्ता में स्थित मणिक तल्ला नामक स्थान पर अवैध कारखाना खोला। किस लिए? बम बनाने के लिए। बाद में सरकार ने छापेमारी की और 34 व्यक्तियों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। इन्हीं 34 व्यक्तियों में से घोष बंधु अरविंद घोष और वारिंद्र घोष, दोनों भाई जो थे वो भी शामिल थे। तो इन 34 में से एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र गोसाई था, वो पुलिस का मुखबिर बन जाता है, यानी पुलिस का सपोर्ट करता है। वो अपने बयान से पलट जाता है और कन्हई लाल तथा सत्येंद्र चाकी, इन्हीं 34 व्यक्तियों में से 2 लोग होते हैं। वो नरेंद्र गोसाई जो मुखबिर बन गया था उसकी हत्या कर देते हैं वहीं पर। जब ऐसा होता है तो कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इनका मामला इधर हुआ, हमें अभी इनको छोड़ना है, हमें अब 2 लोगों की बात करना है। घोष बंधुओं का जो मुकदमा था वो चित्तरंजन दास ने लड़ा था। सीआर दास के बारे में हमने आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस के वीडियो में। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो सीआर दास ही थे। चित्तरंजन दास ने इन दोनों का मुकदमा लड़ा था। वारिंद्र घोष को आजीवन कारावास हो गया था, उनको नहीं बचा पाए थे, लेकिन अरविंद घोष को ये बचा लाए थे। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था सरकार को। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है पीसीएस में कि अरविंद घोष का मुकदमा किसने लड़ा था अलीपुर षड्यंत्र केस में और किसने बचाया था? तो आपको सीआर दास का नाम बताना है। अरविंद घोष इस तरह से बाहर आते हैं और बाहर आकर के इन्होंने सरकार के खिलाफ एक न्यूज़पेपर निकालना चालू किया अंग्रेजी में, जिसका नाम कर्मयोगिन रखा। इसमें उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे जिससे सरकार को काफी दिक्कत हुई। तो सरकार को दिक्कत हुई तो सरकार फिर इनके पीछे पड़ गई और इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया और इस तरह से ये परेशान हो जाते हैं इस तरह की घटनाओं से और संन्यास ले लेते हैं। सन्यासी होकर के पांडिचेरी में जाकर के एक महान दार्शनिक बन जाएंगे और ओरोविले आश्रम की स्थापना करेंगे। तो चलिए थोड़ा ओरोविले आश्रम की बात कर लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है ओरोविले आश्रम की स्थापना किसने की? आपको अरविंद घोष का नाम बताना है। कहां पर की थी? तो पुदुचेरी नगर में की जाती। इनकी हेल्प करने के लिए एक महिला रहेंगी इनके साथ जिनका नाम मीरा अल्फासा है। मीरा अल्फासा को द मदर या मां के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस महिला को द मदर या मां के नाम से भी पुकारा जाता है? तो मीरा अल्फासा आपको बताना है। अरविंद घोष यहां से श्री अरविंदो के नाम से जाने जाएंगे और इनका एक स्टेटमेंट दिमाग में रखना है, पुनः वेदों की ओर चलो ना कि वैदिक काल की ओर। इनकी कुछ रचना है, ये भी आप देख सकते हैं। ये ओरोविले आश्रम का तस्वीर है, ये अरविंद घोष का बाद का तस्वीर है, ये आपकी मीरा अल्फासा है। एक तीसरी घटना होती है बंगाल में ही, बालासोर मुठभेड़ 1915 में। इससे भी चर्चित प्रश्न पूछा जाता है
जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बचपन में इन्होंने बाघ को मार दिया था, इसी वजह से इनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि किसे बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको जतिन दास। इस तरह करके कई ऑप्शन मिलेंगे और कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स लगा के चले जाते हैं जतिन दास को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जतेंद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। जतिन दास को हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, उनके बारे में भी आपको स्टोरी बताई जाएगी क्रांतिकारी आंदोलनों में ही। तो चलिए जतेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। एक समय इनके ऊपर हावड़ा षड्यंत्र केस भी चलाया जाता है, इसके लिए इनको 1 साल की जेल भी काटनी पड़ती है। तो हावड़ा षड्यंत्र से पूछे किसके ऊपर लगाया गया तो भी आपको इन्हीं को बताना है। आगे चल करके जेल से मुक्त होंगे और अनुशीलन समिति के सदस्य बन जाएंगे और तमाम सारी डकैतियों को अंजाम देंगे। अंततः 9 सितंबर 1915 को बालासोर, उड़ीसा में एक स्थान है, पुलिस से मुठभेड़ होगी और पुलिस कमिश्नर राज महंती को गोली मार करके हत्या कर देंगे। इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट किल्वी को मिलती है और किल्वी ने इनके दोस्तों के साथ इनको घेर लिया था। गोलीबारी होती है, इनका एक दोस्त घायल हो जाता है। हालांकि इनके पास मौका था, इनके दोस्त ने इनको कहा भी कि आप जा सकते हैं, आप मुझे छोड़ के चले जाइए पिछले दरवाजे से, लेकिन अपने दोस्त को छोड़ के वापस नहीं गए और पकड़े जाते हैं किल्वी के द्वारा। वहीं पर इनको गोली लग जाती है। ये तस्वीर उसी समय का है जब ये हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। देखिए गोली लगी हुई है और अगले दिन इनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों का ये चरण हमारा समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम पंजाब तथा दिल्ली में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।